किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करने से गुणनफल के बाद प्राप्त गुणनफल को 9 से भाग देकर भागफल में से 3 घटाने पर शेषफल 12 प्राप्त होगा, तो वो संख्या क्या है? मान लेते हो संख्या x होगा जी, मान लेते हो संख्या x होगा। x में से 7 आपको जोड़ना था, तो जब जोड़िएगा तो जो भी आएगा इसको योगफल बोलेंगे, इस पूरे को, और इस पूरे में फिर आपको 5 से गुना करना है, और 5 से गुना करने पर ये जो कुछ भी प्राप्त होगा उसके बाद प्राप्त गुणनफल में आपको 9 से भाग मारना है, मतलब ये पूरे में 9 से भाग मारना है, और जो भी भाग देने के बाद भागफल आएगा इस पूरे में से 3 घटाना है आपको, और जब 3 घटाइएगा तब जाकर के आपको 12 मिलेगा, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा? 12। हाँ, एक बार फिर से देखिए, मानते हो संख्या x है, संख्या में 7 जोड़ेंगे तो योगफल आएगा, और जो भी योगफल आएगा उसमें 5 से गुना करेंगे, 5 से गुना करने पर जो भी गुणनफल आएगा उस पूरे में 9 से भाग मारना है, और जो भी 9 से भाग मारने पर जो भागफल आएगा उसमें आपको 3 घटाना है, और जैसे ही वहाँ पर 3 घटाइएगा आपको मिल जाएगा 12। देखिए तो माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12 और 3 15, अब 15 गुने 9, 15 नवा 135, तो 3 इधर भेज दे डायरेक्ट है, तो ये कितना आएगा? 12 और 3 15, 15 नवा 135। तो ये अगर मन है तो गुना करिए और नहीं मन है तो छोड़ दीजिए, और अगर गुना करेंगे तो देखिएगा ये आएगा 5x प्लस 7 पचे 35, इधर कितना आ चुका है? 135, प्लस से इधर जाएगा तो माइनस, तो 135 में से 35 घटेगा तो 100, और 100 को जब हम 5 से भाग देंगे तो 20। संख्या कितना था? 20 था। बस लैंग्वेज पर आधारित सवाल को जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर दीजिए, आप आराम से आंसर आ जाएगा। मानते हैं संख्या क्या है? x है, उसमें हम कितना जोड़ेंगे? 7। जोड़ने पर जो भी आएगा उसमें हम 5 से गुना करेंगे, 5 से जो गुना करेंगे तो जो भी गुणनफल आएगा उसको 9 से भाग मारना है, 9 से भाग मारेंगे तो भागफल आएगा, और उसमें से आपको 3 घटाना है, तब जाके आपको 12 मिलता है। माइनस से इधर आएगा तो प्लस, 12 और 3 15, 15 9 135, गुना कर दिए तो 5x प्लस 35 आया, 35 प्लस से इधर आएगा तो माइनस होगा, बचा 5x बराबर आंसर आएगा 20। x का वैल्यू कितना आया? 20। संख्या 20 है। राहुल का राष्ट्रीय बचत पात्रों में जमा धन राशि का 1/3 उसके भविष्य निधि खाते में जमा धन का आधा है। यदि उसकी कुल बचत 1.5 लाख रुपया है, यदि उसकी कुल बचत 1.5 लाख रुपया है तो उसके भविष्य निधि खाते में कितना रुपया वो जमा किया हुआ है। बस लैंग्वेज पर आधारित का के की का मतलब गुना होता है, तो उसने कहा कि उसके भविष्य निधि खाते में कितना जमा है, तो हम मान लेते हैं कि इसके निधि खाते में 100 रुपया जमा होगा। अब ध्यान रखिएगा लैंग्वेज का, भविष्य निधि खाता का मतलब फ्यूचर में, कहीं बैंक में फ्यूचर प्लानिंग के लिए वह 100 रुपया जमा करके रखा होगा, लेकिन वो जो पैसा है वो क्या है? तो वो राहुल के राष्ट्रीय जो बचत है उसमें धनराशि का 1/3 उसके भविष्य निधि खाते में जमा धन राशि का आधा है। यदि उसकी कुल बचत 1.5 लाख है, देखिए इसका कहने का मतलब है कि ये 2 जगह पैसा जमा कर रहा है। पूरा पैसा है 1.5 लाख, और 1.5 लाख को वो 2 जगह जमा करेगा, एक जमा करेगा भविष्य निधि खाते में और दूसरा जमा करेगा राष्ट्रीय बचत में। और कौन पैसा जमा होता है? जो मेरे पास बचत होगा वही ना हम फ्यूचर के लिए जमा कर पाएंगे, तो बचत है हमारे पास 1.5 लाख। अब 1.5 लाख को हम 2 जगह जमा करेंगे, एक जगह जमा करेंगे निधि खाते में 100 रुपया, और पूरा पैसा अगर 1.5 लाख है तो राष्ट्रीय बचत में 1.5 लाख में से इसको घटाएंगे तौने ना पैसा वहाँ जमा किए होंगे। ठीक, तो राष्ट्रीय बचत भी लिख लीजिए, राष्ट्रीय बचत। तो राष्ट्रीय बचत पूरा पैसा 1.5 लाख है, 1.5 लाख में 100 रुपया हम निधि खाता में जमा कर चुके हैं, निधि खाता में जमा कर चुके हैं।
तो इसका मतलब हुआ कि निधि खाता वाला अगर हम घटाएंगे तो राष्ट्रीय बचत में जाएगा। अब आप ये दोनों चीज़ आप मान चुके हैं। अब इसका जो लैंग्वेज कहेगा बस उसको लिख दीजिए। अब आइए, अब बोल रहा है कि राहुल का राष्ट्रीय बचत का जमा धनराशि का 1/3। तो राष्ट्रीय बचत में तो ये जमा किया है, तो राष्ट्रीय बचत में 1.5 लाख में से x घटाएंगे तो ये राष्ट्रीय बचत में जाएगा। और राष्ट्रीय बचत का मतलब गुना, राष्ट्रीय बचत का 1/3, राष्ट्रीय बचत का 1/3 भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि का आधा है। मतलब इसका 1/3 भी उतना ही रकम है जितना भविष्य निधि खाता में जमा करके आधा करेंगे तो सेम आएगा। तो भविष्य निधि खाता में हम कितना जमा किए हैं, x का आधा करेंगे ना तो ये वाला रकम और ये वाला रकम आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस गुना कर लीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, x यहाँ जाएगा, ये 2 से ही दोनों जगह गुना होगा। तो 1.5 दूना के 3 लाख रुपया माइनस 2x बराबर ये वाला कहाँ गया 3x, माइनस इधर जाएगा तो प्लस 3 और 2 5x का वैल्यू 3 लाख। तो x का वैल्यू 60,000, x का वैल्यू 60,000, यानी x हमने क्या मान के रखा था, निधि खाता, निधि खाता में उसने 60,000 रुपया जमा किया। अब अगर आप इसको प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे देखिए, निधि खाता में कितना जमा किया, 60,000, निधि खाता में 60,000, निधि खाता ना आया है, निधि खाता में 60,000। तो 60,000 अगर यहाँ है तो राष्ट्रीय बचत में कितना रखा होगा, 90,000, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए था, 1.5 लाख, दोनों मिला के कितना होना चाहिए था, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपया तो हमारा पूर गया। लेकिन फिर उसने कहा ना कि इसका 1/3, तो 90 का 1/3 कितना होता है, 30,000, 90 का 1/3 30,000, और 60 का आधा कितना होता है, यही चीज़ बोला था कि बराबर है। बस फ़र्क है कि लैंग्वेज को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा घुमाने का प्रयास करता है। एक बार फिर से समझिए, कुल बचत इसके पास 1.5 लाख है। अब 1.5 लाख के रकम को वो 2 जगह जमा करेगा, एक निधि खाता में और एक राष्ट्रीय बचत में। तो हम मान लेते हैं निधि खाता में x रुपया जमा किया तो बचत, राष्ट्रीय बचत में 1.5 लाख माइनस x करेगा। अब लैंग्वेज खाली बोला, का मतलब गुना होता है, बस इतना याद रखिएगा। उसने बोला कि राष्ट्रीय बचत का 1/3 1/3 कर दिए, निधि का आधा आपस में बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, x का वैल्यू आ गया 60,000 और x हमने मान करके रखा था निधि खाता। तो निधि खाता में उसने कितना जमा करके रखा है, 60,000 रुपया। रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, समझिएगा। एक कंपनी की आय हर वर्ष दुगना हो जाती है। इसकी वर्तमान आय अगर 4 लाख हो तो 5 साल बाद इसकी वार्षिक आय कितनी होगी। कंसेप्ट है कि हर साल में दुगना, हर साल दुगना। तो आज देखिए, आज अगर 4 लाख है, आज अगर 4 लाख है तो अगला साल 8 लाख होगा। तो आज 4 लाख है तो 1 साल लगा ना, है 1 साल में 8 लाख, अगला साल फिर इसका दुगना, तो 8 दूना के 16 लाख, 2 साल हो गए। फिर अबरी फिर दुगना होना है तब 32 लाख हो जाएगा। अभी कितना साल गुजरा, 3 साल, 1 साल और लगेगा, इसका दुगना होगा 64 है, 1 साल और लगेगा, 5 साल लगेगा, 64 दूना 128। यह कह रहा है कितना करोड़ होगा, 1,28,00,000 रुपया इसका संपत्ति हो जाएगा। क्योंकि हर साल कितना होना है, इसका दुगना हो जाना है, हर साल दुगना हो जाना है। ये रीजनिंग का भी सवाल है और प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट में ये आप पढ़े होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में भी पढ़िएगा कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर से हर साल में दुगना हो जाती है, तो बताओ 5 साल में कितना हो जाएगी। यही सवाल सेम पूछेगा आपका, बस उसमें बोलेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। बनाने का सेम तरीका देखिए, आज अगर 4 लाख है तो 1 साल बाद 8 लाख होगा और हर साल दुगना होना है। तो 8 का दुगना 16, 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128।
लेकिन ये रहा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। 5 साल बाद देखिएगा तो 1,28,00,000, और यही है 1.28 करोड़ का मतलब हुआ 1,28,00,000 रुपया इसका 5 साल बाद संपत्ति हो जाएगा। एक विद्यालय में प्रत्येक सेक्शन में 24 छात्र हैं। नए छात्र आने से 3 नए सेक्शन चालू कर दिए गए। अब 16 सेक्शन हैं तथा प्रत्येक सेक्शन में 21 छात्र हैं। नए छात्र कितने हैं? तो देखिए यहाँ पे कहता है कि एक स्कूल में प्रत्येक सेक्शन में 24 गो छात्र हैं। नए सेक्शन चालू कर देने के कारण 3 गो नया सेक्शन चालू किया गया। नए छात्र आए ना तो 3 गो सेक्शन चालू किए, और 3 सेक्शन चालू किए तो 16 गो सेक्शन हो गया। तो 16 सेक्शन हुआ तो इसका मतलब पहले 13 सेक्शन था। ये ना मतलब हुआ 3 गो सेक्शन बढ़वे किया है, और 3 सेक्शन बढ़ने पर 16 सेक्शन हो गया। तो 16 सेक्शन हो गया, इसका मतलब है कि पहले 13 सेक्शन था। और हर सेक्शन में पहले कितना स्टूडेंट था? 24। पहले कितना था? 24। तो पहले देख लेते हैं पहले कितना था। एक सेक्शन में 24 लड़का था तो 13 सेक्शन में कितना होगा? 13 चौका 52, और 13 एकम 13 और 5, 13 दूनी 26 और 5 31। पहले कितने थे? पहले 312 स्टूडेंट थे। अब बोल रहा है कि अब 16 सेक्शन है तथा प्रत्येक सेक्शन में 21 गो छात्र हैं। तो अब आइए, अब बोल रहा है कि एक सेक्शन में 21 छात्र हैं तो 16 सेक्शन में कितने छात्र होंगे? 16 एकम 16, 16 दूना 32 और 1 33। हाँ, पहले स्टूडेंट थे 312, अब स्टूडेंट है 336। तो कितने स्टूडेंट और ना आए? तो नए स्टूडेंट 24 आए हुए हैं, 24 हुए हैं। बस नए सेक्शन बना और नया सेक्शन हो गया 16 हुआ, और 3 गो नया बढ़ा है। तो इसका मतलब पहले 13 गो था, और पहले हर सेक्शन में 24 स्टूडेंट था। तो एक सेक्शन में 24 तो 13 सेक्शन में 312। अब आगे बोलता है कि अब नए सेक्शन बनने के कारण हर सेक्शन में 21 छात्र हैं। तो 21 छात्र अगर हर सेक्शन में है तो कितने सेक्शन हो चुके हैं? 16। तो 21 गुने 16 करेंगे 336 स्टूडेंट होंगे। पहले स्टूडेंट थे 312, अब हो रहे हैं 336। तो बढ़े कितने हैं? 24। 24 गो नया छात्र आया था। एक व्यक्ति ने स्थान ए से बी तक 3.5 किलोमीटर की यात्रा की। उनमें से उसने 1.1/3 किलोमीटर साइकिल से, 1.2/3 किलोमीटर साइकिल से, 1.1/6 किलोमीटर स्कूटर से तथा शेष पैदल यात्रा किया। तो कितना भाग पैदल किया? अब आपको पता है कि अगर बात फ्रैक्शन का हो तो टोटल 1 होता है। बात अगर फ्रैक्शन का हो तो टोटल 1 होता है। तो देखिए पहला चीज़ कि उसने साइकिल से 3 एकम 3 और 2 5/3 किलोमीटर साइकिल से, 5/3 किलोमीटर साइकिल से, 6 एकम 6 और 1 7/6 किलोमीटर स्कूटर से। तो हमको एक बात पता है कि अगर फ्रैक्शन होता है तो टोटल 1 माना जाता है, और फ्रैक्शन में जो भी भाग वो चला है उनको जोड़ेंगे। जैसे साइकिल और स्कूटर से गया है, जो भी भाग ये साइकिल और स्कूटर से गया है अगर हम उसको जोड़ेंगे और जोड़ करके 1 में से घटाएंगे तो पैदल वाला यात्रा निकाल के दे देगा। तो पहले आप इनको जोड़िए, स्कूटर और पैदल से ये कितना गया? इसका एलसीएम 6 रह जाएगा। 2 बार में 2 पचे 10, 1 बार में 7, यानी 17/6 भाग वह नहीं 17/6 भाग स्कूटर और साइकिल से गया। तो आपको बताएं कि टोटल 1 होता है, 1 में से इसको घटाएंगे तो पैदल आ जाएगा। लेकिन हम 1 में से नहीं घटाते हैं, बल्कि इसका ये करते हैं, ठीक है ना, बल्कि इसका अंतर देखते हैं। 3.5 किलोमीटर की यात्रा की, ओहो 3.5 किलोमीटर पूरा नहीं गया है। हाँ देखिए
एक व्यक्ति ने स्थान ए से बी तक 3.5 किलोमीटर की यात्रा की, उसमें से उसने इतना दूरी साइकिल से और इतना स्कूटर से तथा शेष यात्रा पैदल तय किया। अच्छा ठीक है, टोटल दूरी 3.5 किलोमीटर जाना है। 3.5 किलोमीटर में स्कूटर से और साइकिल से इतना जा चुका है। अगर हम पॉइंट में चेंज करना चाहेंगे तो चेंज करेंगे तो 6 दूना के 12, 5 बचा, पूरा नहीं भाग लगेगा ना? वो तो हो ही जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। पॉइंट में मन है तो चेंज करिए और नहीं मन है तो छोड़ दीजिए, चलिए कोई बात नहीं। साइकिल से और स्कूटर से वो तय किया है इतना, और पूरा दूरी तय किया है 3.5 किलोमीटर। पूरा दूरी कितना है? 3.5। 3.5 में से साइकिल और स्कूटर वाला घटाएंगे तो पैदल आ जाएगा, तो आप पैदल निकाल लीजिए, पैदल। तो 3.5 किलोमीटर पूरा है, पूरा में से स्कूटर और साइकिल निकाल लीजिए। इस पॉइंट के बदले चाहे तो आप 10 लिख सकते हैं, काट सकते हैं। 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, यानी 7/2 है। एलसीएम लेंगे तो 5 दूना 17/6। हाँ, तो 6 और 2 का एलसीएम कितना? 6। 2 से कितना बार? 3 बार। 3 सत्ते 21, 6 एकम 6, 17 एकम 17, आएगा कितना? 4/6। काटेंगे तो 2/3। तो ये 2/3 क्या आया? शेष भाग आया। शेष भाग क्या था? पैदल तय किया है 2/3। लेकिन सवाल अभी तक ये ही नहीं पूछा है। अब पूछा है कि कुल दूरी का कितना भाग पैदल था। तो ये वाला हिस्सा हमारा पैदल आया, ये वाला हिस्सा हमारा क्या आया है? पैदल आया। और आपको मालूम है कि भाग निकालने के लिए कितना बटा कितना में पैदल कितना गया है? 2/3। कितना में? 3.5 में। अब कुछ लोग इसको लिखने में दिक्कत होगा। देखिए, पैदल गया है 2/3 और कितना में गया है? 3.5 में। ऐसे ही ना लिखेंगे। तो ये वाला ध्यान रखिएगा, ये पलट के ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ आएगा। तो अगला स्टेप में लिखाएगा 2/3 गुने 3.5। 3.5 है ना गया है। इस पॉइंट के बदले ऊपर में 0 लगाइए। 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, 7 3 21, 4/21 भाग, 4/21 भाग वह पैदल तय किया। फिर से सुनिए, हमको लगा ना कि वो 3.5 गया है इतना ही। अब एक बार फिर से सुन लीजिए। कुल दूरी वो 3.5 किलोमीटर गया है। 3.5 किलोमीटर 3 तरीके से गया है, स्कूटर से गया है, साइकिल से गया है और पैदल गया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि स्कूटर और साइकिल से वो गया कितना। तो स्कूटर और साइकिल से वो गया 17/6 और कुल गया है 3.5। तो 3.5 में से इसको घटाएंगे ना तो पैदल आ जाएगा। तो इसको जैसे ही घटाए ये पैदल आया, और पैदल हमारा भाग आया 2/3। पैदल कितना आया? 2/3 आया। तो पैदल अगर हमारे पास 2/3 आ रहा है, पैदल हमारे पास 2/3 आ रहा है, तो ये अगर पूछता कि कितना भाग, ध्यान रखिएगा दोनों सवाल में अंतर है, कितना भाग उसने पैदल तय किया, तो पैदल तय किया है 2/3। लेकिन ये पूछ रहा है कि कुल दूरी का कितना भाग है ये, तो लिखिए कितना में कितना गया है? 2/3। कितना में? 3.5 में। काटेंगे, आंसर आएगा 4/21। अब एक चीज़ और आइए, कुल दूरी कितना है? 3.5। 3.5 को हम 35 कह सकते हैं क्या? आप जब भाग पूछ रहे हैं, हिस्सा पूछ रहे हैं, तो जब मैं इसको तोड़ूंगा तो 35 को, दूसरा तरीका से बता रहा हूँ, 35 को 5 सत्ते 35 तोड़ेंगे, है यही ना तोड़ेंगे। तो जब हम ये तोड़ेंगे तो इसमें क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। 5 तो कहीं दिख नहीं रहा है नीचे, 5 तो कहीं नहीं दिख नहीं रहा है नीचे। 7 का मल्टीपल जो होगा वो आंसर हो जाएगा। 7 का मल्टीपल कौन है? 4/21। तो आप नहीं भी बनाएंगे तो भी बन जाएगा यह सवाल। लेकिन इस कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या करता है ना कि सटीक टाइप के ऑप्शन रख देता है, तब आप कुछ नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन अलग और तीनों ऑप्शन ऐसे तैसे दे दिया है तो आप आराम से बना सकते हैं बिना सॉल्व किए।
देखिए पूरे 3.5 किलोमीटर है, 3.5 किलोमीटर के पॉइंट हटा दिए तो 35 कहलाएगा ये, और 35 को हम तोड़ेंगे 7 बचे 35, 5 नीचे, अब ये कुल दूरी है। और आप पूछ रहे हैं भाग, तब भाग जब भी आप पूछिएगा तो उसका तुलना नीचे कुल दूरी से ही होता है। तो कुल दूरी है 7 बचे 35, ऑप्शन में नीचे 7 कहीं दिख रहा है, 7 का मल्टीपल 7 3 21, आंसर हमारा 4/21 हो गया। फिलहाल के एग्जाम में एसएससी जीडी में ये सवाल आया था, सेम आया था, प्रीवियस ईयर बनाए होंगे तो पता चलेगा। जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो यह धरती से टकराकर उस ऊंचाई का 3/4 भाग ही उछल पाती है। यदि किसी गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो तीसरे उछाल में यह कितना ऊंचाई तय करेगी। आप गौर किए होंगे कि ऐसे आप गेंदा को ऐसे गिराते होंगे तो वह गेंदा उछल करके इतना दूर तक पहले आएगी, फिर सेकेंड स्टेप में जैसे ही वह अपने जगह से, जैसे देखिए मैं यहाँ से अगर गिराऊंगा तो ये ऐसे उछलेगी, यहाँ से फिर यहाँ, फिर अगला बार में कुछ कम, फिर कुछ कम, फिर कुछ कम, और फिर धीरे धीरे खत्म। ऐसा ही ना होता है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि 3 उछाल के बाद यह कितना जंप, कितना हाइट तक यह गेंद उछल पाती है। तो आप ऐसे पहले देख ले प्रैक्टिकली, हमको उछालना है 32 मीटर से, तो पहला स्टेप में होगा 32 मीटर का 3/4 उछलना है। 32 का 3/4, 4 32, 8 तरीके, आप 32 मीटर से उछालिएगा ना तो यह गेंद 24 मीटर उछलेगी। ऐसे फेंकिएगा ना, ऐसे गिराइएगा तो 32 से गिराइएगा तो यह गेंद फिर 24 मीटर तक ऊंचाई तय करेगी। सेकेंड स्टेप में इसी ऊंचाई का फिर 3/4 चलना है। अगला स्टेप में कै मीटर? 18 मीटर। तीसरा में ध्यान रखिएगा, 18 मीटर का फिर 3/4, 3/4, तो 2 बार में काटिए, 9 बार में 9 तिया 27/2 यानी 13.1/2। तीसरे उछाल में यह गेंद 13.1/2 यानी 13.5 मीटर ही ऊपर उठ पाएगी। अब इसको एक लाइन में बना लीजिए। देखिए ये जो फ्रैक्शन है ये 3/4 है, और 3/4 कितना बार यूज करना है? 3 बार। तो डायरेक्ट एक ही लाइन में लिख लीजिएगा ऐसे। देखिए पूरा हमको कितना ऊंचाई से गिराना है? 32 मीटर से। तो कितना बार उछलेगा? 3 बार। 4 बार उछलता तो 4 बार लिखते, 5 बार उछलता तो 5 बार लिखते, 3 बार उछलेगा 3 बार लिखेंगे। 3/4, 3/4, 3/4, 4 32, 4 दूना 8, 2 से 2 बार में 27/2 यानी 13.1/2 मीटर तक ही यह गेंद उठ पाएगी। तो आप उसे एक लाइन में ही सिमट दीजिएगा। उस समझाने के लिए हम इसको 3 बार दिखाए कि पहला 32 से गिराएंगे तो 24 मीटर, सेकेंड में 24 से गिरेगा तो 18 मीटर, और फिर 18 से गिरेगा तो तीसरा स्टेप में 13.5 मीटर, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जहाँ तक ये कहे। सिंप्लीफिकेशन का लास्ट देखिए, ये सवाल परसेंटेज में पूछा जाता है सेम, कि एक ऑफिस में, लेकिन वो परसेंट करके कहता है, यहाँ फ्रैक्शन कह दे रहा है। एक ऑफिस में 20% कॉफ़ी पीते हैं, 30% चाय पीते हैं, 40% दोनों नहीं पीते हैं। तो बताओ, अब यहाँ से कुछ भी पूछ लेता है, चाय कितने % पीते हैं, कॉफ़ी कितने % पीते हैं, दोनों कितने % पीते हैं। तो अगर आप परसेंटेज पढ़े होंगे तो याद करके देखिएगा हम लोग बनाते कैसे थे। हम लोग बनाते थे दोनों देता था, तो पहले तो मान के चलिए कि 1 और 1 2 जोड़ेंगे तो दोनों आएगा। जैसे चाय और कॉफ़ी जोड़ दिए तो दोनों आ गया, और दोनों दिया जाता है तो फिर उन दोनों को घटाइएगा ना तो शुद्ध आएगा। शुद्ध कितने दोनों वाले हैं कब आएगा? ध्यान रखिएगा, जब दोनों जोड़िएगा। जैसे चाय और कॉफ़ी दिया तो इन दोनों को जोड़े तो दोनों कहलाया, और फिर एक लैंग्वेज में फिर कहेगा कि इतना % दोनों पीते हैं। तो जैसे ही दोनों और दोनों आएगा ना, आप उन दोनों को घटाइएगा तो शुद्ध दोनों पीने वाले या फिर खेलने वाले या फिर खाने वाले ये आ जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत होगा तो कल या परसों रील्स बनाए थे, यही सवाल सेम था, देख लीजिएगा उसको आपको।
अब देखिए, तो अगर हमको बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। हम आपको एक बात बताए हैं ना कि बात अगर फ्रैक्शन का हो तो नीचे वाला का एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो 3, 5 और 4 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो 60 आएगा, और 60 लास्ट में यहीं पर है, यही ना है। नीचे वाला का क्या बताए हैं, एलसीएम लेने, और एलसीएम लेने अगर हम बताए हैं तो 3, 4 और 5 का जब आप एलसीएम निकालिएगा ना तो 60 आएगा, और 60 लास्ट में ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह। और नीचे वाला कैल्शियम निकालने पर आता क्या है, कुल। तो आप तो कुल से ही ना तुलना करिएगा, आंसर 60, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। आइए एक और तरीका बताए थे कि जितना फ्रैक्शन होगा लिख लीजिएगा, 3/4, 1/5 और 1/3। नीचे वाला कैल्शियम तो 4, 5 और 3 का एलसीएम जब आप निकालिएगा, लिख देता हूँ 4, 5, 3 का एलसीएम 60, और ये कहलाता है कुल। कुल यानी कार्यालय में कुल स्टाफ 60 गो हैं, कार्यालय में कुल स्टाफ 60 हैं। तो 60 में से कुल स्टाफ का 3/4 भाग ना तो टाइपिंग जानता है और ना ही शॉर्ट हैंड। तो 3/4 भाग अगर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड नहीं जानता है तो टाइपिंग और शॉर्ट हैंड जानने वालों की संख्या कितनी है, 1/4। बहुत अच्छी बात है। तो दोनों कितने हैं, 1/4। कहाँ से देखें इसका अंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर है, और नीचे जो लिखल है उसको जाना जाता है। तो देखिए 3/4 ना तो टाइपिंग जानता है और ना ही शॉर्ट हैंड जानता है, यानी दोनों नहीं जानता है। 3/4 अगर दोनों नहीं जानता है तो 1/4 दोनों जानता है, तो 1/4 दोनों जानता है। तो ये दोनों है कितना, तो 60 का 1/4 कितने हैं, 15। 60 का 1/4 कितना आएगा, 15। ये 15 लोग ऐसे हैं जो दोनों जानते हैं। अब यहाँ कहा गया कि यदि 1/5 भाग टाइपिंग जानता है और 1/3 भाग शॉर्ट हैंड जानता है, तो टाइपिंग प्लस शॉर्ट हैंड दोनों कितने जानेंगे, तो 60 गो पूरे हैं। 60 का 1/5 भाग टाइपिंग जानता है, 12 गो जानता है टाइपिंग। 60 गो पूरा है और 60 गो में 1/3 भाग शॉर्ट हैंड जानता है, 20 गो ये शॉर्ट हैंड जानता है। तो इन लोग टाइपिंग और शॉर्ट हैंड मिल करके कितने हैं, 32 गो हैं। ये 32 गो जो हैं वह क्या है, जानते हैं टाइपिंग और शॉर्ट हैंड। और ऐसे सवाल को बनाने के लिए याद रखिएगा कि एक तो दोनों आपको या तो निकालना पड़ेगा या तो दिया रहेगा। दोनों में से जब दोनों को घटाइएगा तब शुद्ध आएगा। दोनों में से दोनों को घटाइएगा, तो मेरे अनुसार दोनों जानने वालों की संख्या 32। सवाल के अनुसार दोनों जानने वालों की संख्या 15। 32 में से 15 घटाएंगे 17, ये आया शुद्ध दोनों जानने वालों की संख्या। तो शुद्ध टाइपिंग और शॉर्ट हैंड कितने लोग जान रहे हैं, 17। भाग निकाल लीजिए, कितना भाग है, कितने लोग जानते हैं, 17। कितना में, 60 में। आंसर 17/60। अब यहाँ से चैप्टर खत्म, कल से नए चैप्टर।